नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता है। इससे पहले हमने प्रागैतिहास कर लिया और जो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे यूपीएससी का दे लेना, चाहे फिर छोटा सा एग्जाम दे लेना, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीएससी, नेट, जो भी आपके सारे एग्जाम्स, उसमें जो है आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। और आज हम सिंधु सभ्यता को किसके थ्रू करने वाले हैं, मैप के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? हम मैप के थ्रू इसको करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखा है, इंडिया का हमने जो मैप है हमारे इंडिया का वो हमने ड्रॉ कर लिया है। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, एचटेट की, सीटेट की, तो आपको एक टीचर होने के नाते ये पता होना चाहिए जब भी आप मैप ड्रॉ करते हो तो उसकी बाउंड्रीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि जो आपकी सीमाएं किसी दूसरे देश के साथ लग रही हो, आपकी क्या होगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उनको आप जब भी ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो, आप एक टेढ़ी लाइन लगाओगे, फिर डॉट, फिर टेढ़ी, फिर डॉट, फिर टेढ़ी, डॉट। इस तरह से आपकी क्या होगी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ होगी। और जब आप वाटर बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हो, जैसे कि हमारी ये वाली बाउंड्रीज है इंडिया की वाटर बाउंड्री, यानी कि जो जलीय सीमाएं हैं जो पानी के साथ लगती है, यानी कि समुद्र के साथ जो सीमाएं लगती है, उसमें क्या होगा, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, उसमें आपके कहीं भी डॉट नहीं आएंगे। आपकी लाइन कैसी रहेगी, बिल्कुल ऐसे सीधी रहेगी। वैसे जैसे कि इसमें डॉट्स कहीं नहीं आएंगे, जो वैसे जो हमारी रेखा है वो वैसे ही रहेंगे, जैसे जो हमारा क्षेत्र है वो आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारी रेखाओं में कहीं भी डॉट्स या कट नहीं आएंगे। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक मैप में ये पता होना चाहिए, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए ये आपकी 4 दिशाएं हैं, क्या होता है आपको पता है, आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो मैप में क्या होता है, ऊपर क्या होती है, नॉर्थ होती है, यानी कि उत्तर दिशा कहाँ होती है, आपकी बिल्कुल ऊपर होती है। साउथ बिल्कुल नीचे होती है, यानी कि दक्षिण बिल्कुल नीचे। जब आप इधर की तरफ आते हैं, आपका ये वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पे कौन सी होती है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा आपकी होती है। और जब आप यहाँ आते हो, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो आपके पूर्वी राज्य हैं, तो वो क्या होगा, आपका ईस्ट रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसमें इंडस सिविलाइजेशन को रीड करेंगे। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका भारत है उसके कितने पड़ोसी देश रहेंगे, 7 पड़ोसी देश रहेंगे। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो पहले उस समय पर क्या था, भारत का ही हिस्सा थे। कौन कौन से रहेंगे, देखो एक बार मैं आपको बता दूं, आपका ये ऊपर अफगानिस्तान है, कौन सी कंट्री रहेगी ऊपर, जम्मू के ऊपर जो रहने वाली वो है आपकी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी पहले उस समय क्या था, भारत का हिस्सा था। फिर आपकी पाकिस्तान जो आपकी यहाँ पे आएगी, जम्मू, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के साथ जिसकी सीमाएं लग रही है, कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। इसका तो सबको पता है क्योंकि 1947 में पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, भारत का हिस्सा रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे चाइना, ये पहले से ही अलग था। जो आपका चाइना है ये मतलब कि भारत का हिस्सा नहीं था, ये पहले से ही क्या था, अलग था। और जो इधर आप आओगे, ये क्या आपकी यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, कौन सी रहेगी, भूटान रहेगी। कौन सी रहेगी, भूटान। और इधर क्या रहेगा आपका, नेपाल रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे बीच में आओगे, जब उत्तराखंड के पास से आपका कौन सी कंट्री रहने वाली है, नेपाल रहेगी। जब आप नीचे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की तरफ आएंगे तो कौन सी कंट्री आपकी, म्यांमार कंट्री यहाँ पे है। और जब आप जो आपकी जलीय सीमा के अंदर कौन सी कंट्री रहेगी, जो जलीय पड़ोसी देश आपका कौन सा रहेगा, श्रीलंका रहेगा, बिल्कुल नीचे, साउथ में बिल्कुल नीचे। फिर जो आपका ये वाला हिस्सा गुजरात के पास वाला हिस्सा है, इसको जो यहाँ पे वाटर बाउंड्री कौन सी लग रही है, यहाँ पे अरेबियन सी लग रही है, यानी कि अरब सागर यहाँ पे है। इसके बाद जो नीचे है, बिल्कुल नीचे साउथ में जाते हैं श्रीलंका के पास, जो हमारा तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर, यानी कि इंडियन सी की बाउंड्री यहाँ पे रहेगी हमारी। और जब हम यहाँ आते ईस्ट में, जहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल सिचुएटेड है, एक और पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये भी जो हमारा पहले भारत का हिस्सा था। तो यहाँ पे कौन सी बाउंड्री लगेगी आपकी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पे आपकी वाटर बाउंड्री में रहेगी। जब आप ऊपर जाते हो चाइना के पास, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हिमालय पर्वत रहेगी। जो हिमालय की श्रेणियाँ वो आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, मैप को मतलब कि पहले में समझा कि हमारे आसपास क्या कुछ है। अब हम इसमें सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, सिंधु सभ्यता के विस्तार को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। फिर मैं आपको सिंधु सभ्यता की शुरुआत के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो पहले इसका विस्तार एक बार देख लेते हैं।
नॉर्थ में ये सभ्यता कहाँ से शुरू है? मांडा से शुरू है। नॉर्थ में सभ्यता कहाँ से शुरू रहेगी? मांडा से शुरू रहेगी। और मांडा कहाँ स्थित रहेगा? आपका जम्मू कश्मीर में आपका मांडा स्थित रहेगा। एक जगह का नाम क्या है? मांडा। और वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो नॉर्थ में इसकी सीमा कहाँ पे रहेगी? मांडा रहेगी। नॉर्थ में क्या रहेगा? इसका मांडा रहेगा, इसका ऊपर वाला बिंदु। जब आप साउथ में आ रहे हो, साउथ में क्या रहेगी? इसकी दैमाबाद रहेगी। क्या रहेगी? दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ स्थित रहेगा? आपका महाराष्ट्र में स्थित रहेगा। दैमाबाद कहाँ स्थित रहेगा? महाराष्ट्र में स्थित रहेगा। जब आप इस तरफ आते हो, किस तरफ आते हो? जब आप ईस्ट साइड में आ रहे हो, तो ईस्ट साइड में क्या रहेगा? आपका पश्चिमी यूपी का एक शहर है, कौन सा? आलमगीरपुर, या फिर आलमगिरीपुर भी इसको बोलते हैं। तो ये आपकी सीमा रहेगी। और जब आप इधर आते हो साउथ में, तो यहाँ पे रहेगा आपका बलूचिस्तान, यानी कि यहाँ तक ये फैली हुई थी। यहाँ मांडा से लेकर बलूचिस्तान से लेकर दैमाबाद और फिर यहाँ पे आ गए आलमगीरपुर। तो ये इसका एक्सटेंशन था। अब इसका क्षेत्रफल कितना था? जो आपकी सभ्यता है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना था? क्योंकि हमने 4 कोने तो इसके पढ़ लिए। और इसका क्षेत्रफल जो था वो था, इसका एरिया 12,99,660 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में जो आपकी सभ्यता थी ये फैली हुई थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। बहुत बड़ी सभ्यता आपकी ये रहेगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो है मैंने लीली बाउंड्रीज ड्रॉ की है। यहाँ पे जो लीली ब्लू कलर की बाउंड्रीज है वो क्या दिखा रही है? हमें नदियाँ दिखा रही हैं, रिवर्स शो करेंगी। तो अभी देखो, जो आपकी बिल्कुल ऊपर वाली है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से जो जा रही है, ये आपकी क्या रहेगी? चेनाब रिवर रहेगी। कौन सी रिवर रहेगी? चेनाब रिवर रहेगी। और इसके ठीक नीचे जो है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी रहेगी रावी रिवर। कौन सी रिवर रहेगी? रावी रिवर रहेगी। और इसके बिल्कुल ठीक नीचे से यहाँ से जो है, जो बिल्कुल यहाँ अरेबियन सी तक आ रही है, वो कौन सी? आपकी सिंधु रिवर रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले इस सभ्यता में भी। और जब आप आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। फिर अब हमें नदियों के किनारे जो हमारे सिंधु सभ्यता के स्थल है उनको आराम से बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका मांडा, जो कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी बिंदु था। सिंधु सभ्यता का क्या था? उत्तरी बिंदु क्या रहा? आपका मांडा। कहाँ स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? तो मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित रहेगा। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चेनाब रिवर के किनारे मांडा आपका स्थित रहेगा। इसके बाद है जो आपका रावी रिवर। तो रावी रिवर के किनारे आपका क्या स्थित रहेगा? हड़प्पा स्थित रहेगा। हड़प्पा सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है सिंधु सभ्यता का। तो हड़प्पा कहाँ स्थित रहेगा? कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? हड़प्पा रहेगा आपका रावी रिवर के किनारे स्थित रहेगा। फिर आपकी जो सिंधु रिवर है, इसके किनारे कौन कौन से हड़प्पा का स्थल रहेंगे? एक तो आपका रहेगा मोहनजोदड़ो। कौन सा रहेगा? मोहनजोदड़ो रहेगा, जिसे मुर्दों का टीला भी बोला जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही बहुत ही मुख्य स्थल रहेंगे हड़प्पा सभ्यता के। फिर एक आपका चनहुदड़ो। कौन सा रहेगा? चनहुदड़ो, जो कि सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और एक बहुत ही महत्व रखता था इस पूरी सभ्यता में। तो ये किस नदी के किनारे रहेगा? आपका सिंधु रिवर के किनारे रहेगा। इसके बाद एक कोटदाजी स्थल है। कौन सा स्थल है? कोटदाजी। हमारा यहाँ पे गुजरात लग रहा है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित रहेगा? पाकिस्तान में स्थित रहेगा। कौन सा? कोटदाजी। इसको सुरकोटदा भी बोला जाता। तो ये भी क्या रहेगा? आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित रहेगा। फिर जो आपकी इधर आओगे आप, जो आपकी बिल्कुल वेस्ट में जो सिंधु सभ्यता का जो पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु जो सिंधु सभ्यता का था विस्तार में, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कहाँ स्थित रहेगा? डाइक रिवर के किनारे स्थित रहेगा। पाकिस्तान में एक रिवर है, कौन सी? डाइक। नाम याद रखना, कौन सी रिवर रहेगी? डाइक। तो डाइक रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित रहेगा? हमारा बलूचिस्तान स्थित रहेगा। बलूचिस्तान क्या है? पाकिस्तान का एक प्रांत है। इसके बाद जब आप यहाँ आ रहे हो, यानी कि ये तो आपने सारे क्या पढ़े जो पाकिस्तान के अंदर, अभी हाल में पाकिस्तान के अंदर, और पहले क्या थे? भारत का ही हिस्सा थे। जो सिंधु घाटी के मुख्य स्थल थे वो, और मांडा तो हमारा रहेगा क्या? भारत में ही अभी भी। फिर आपका रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़। तो रोपड़ कहाँ स्थित है? पहले तो ये देख लीजिए, रोपड़ स्थित आपका पंजाब में। कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित रहेगा। और कौन सी नदी के किनारे? सतलुज रिवर के किनारे ये स्थित रहेगा। इसके बाद जो आपकी बनावली, मीठाथल और राखीगढ़ी, बनावली, मीठाथल और राखीगढ़ी, ये कहाँ स्थित रहेंगे? हरियाणा में स्थित रहेंगे।
और जो ये हिसार और भिवानी के क्षेत्र में रहेंगे। मित्ताथल भिवानी में स्थित है, राखी गढ़ी बनावली ये कहाँ आपके हिसार में स्थित रहेंगे। तो ये जो तीनों हड़प्पाकालीन स्थल है, बनावली, राखी गढ़ी और मित्ताथल, ये कौन सी नदी के किनारे रहेंगे? घग्गर नदी के किनारे स्थित रहेंगे, या फिर इसको आप प्राचीन सरस्वती नदी भी बोल सकते हो। फिर आपका कालीबंगा, कौन सा? कालीबंगा, ये जो आपका राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्थित जगह है, यानी कि स्टेट क्या है? राजस्थान। और जो वहाँ का जिला कौन सा रहेगा? श्रीगंगानगर। और शहर कौन सा? उस जिले में कौन सी जगह है? कालीबंगा। तो ये क्या आपका हड़प्पाकालीन स्थल है। और ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित रहने वाला? आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित रहेगा। इसके बाद जब आप नीचे आते हो यहाँ गुजरात पे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका? राजस्थान खत्म हुआ। राजस्थान गुजरात की जो बाउंड्री है वहाँ पे क्या स्थित है आपका? रंगपुर। हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा रहेगा? रंगपुर स्थित रहेगा। तो रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? मादर रिवर के किनारे ये स्थित रहेगा। मादर नदी है जिसके किनारे कौन सा शहर स्थित है आपका? रंगपुर स्थित है। जब आप नीचे गुजरात की और महाराष्ट्र की बाउंड्री के आसपास आ जाते तो यहाँ पे एक स्थल है, लेकिन ये आपका गुजरात में रहेगा। कौन सा? लोथल। महाराष्ट्र में नहीं आएगा, गुजरात में आएगा। कौन सा स्थल है? लोथल है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो ये कौन सी नदी के किनारे रहेगा? भोगवा रिवर। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित रहेगा आपका कौन सा? लोथल। इसके बाद नीचे दैमाबाद, जो कि आपके यहाँ सिंधु सभ्यता के विस्तार का दक्षिण बिंदु है। कौन सा दक्षिण बिंदु? वो कौन सा आपका? दैमाबाद। ये है महाराष्ट्र में। और कहाँ स्थित रहेगा? गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित रहेगा। पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो अगर गोदावरी आता है तो आपको गोदावरी करना है, अगर गोदावरी की सहायक नदी आता है तो आपको गोदावरी की सहायक नदी के साथ जाना है। इसके बाद आपका ये आलमगीरपुर, जो कि आपकी पूर्वी सीमा रहेगी, यानी कि जो पूर्वी बिंदु रहेगा सिंधु सभ्यता का, वो कौन सा रहेगा? पश्चिमी यूपी में स्थित है आलमगीरपुर। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित रहने वाला है? हिंडन रिवर। कौन सी नदी यहाँ पे? हिंडन रिवर है, जिसके किनारे कौन सा शहर स्थित है आपका? आलमगीरपुर शहर स्थित रहेगा। तो इसमें हमने ये पढ़ा मतलब कि कौन से मुख्य स्थल थे मैप के थ्रू, और वो कौन सी रिवर के किनारे रहेंगे। ये रिवर्स आपसे ऑलरेडी पूछी जाती है, मेन जो आपसे पूछी जा चुकी है वो तो ये रहेंगी। जो विस्तार है आपका सिंधु सभ्यता का, आपको पता है नॉर्थ पॉइंट पे आपका मांडा है और साउथ पॉइंट पे आपका दैमाबाद रहेगा। दैमाबाद। जब आप ईस्ट में आते हो तो आपका क्या रहेगा? पश्चिमी यूपी। वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर है, और वेस्ट में आपका क्या रहेगा? बलूचिस्तान रहेगा। क्या रहेगा? बलूचिस्तान। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेंगे। लेकिन आपके हड़प्पा से भी यूपीएससी ने आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? रावी नदी के किनारे स्थित रहेगा। तो इनसे पूछ लिया जाता तो मांडा क्या रहेगा आपका? मांडा की चिनाब रहेगी, दैमाबाद की गोदावरी रहेगी, जो वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर वो हिंडौन रहेगा, और बलूचिस्तान क्या रहेगा? डाइक रिवर पे रहेगा। तो ये हमने पहले इसका एक्सटेंशन पढ़ा। अब हम सिंधु सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। तो एक्सटेंशन मैंने इसलिए करवाया जिससे आपको मैप के थ्रू पता लग जाए कि भाई कौन सी जगह कहाँ पे स्थित रहेगी, तो फिर आपको आगे समझने में इसमें आसानी रहेगी। तो अब हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल विस्तार से इसको सिंधु सभ्यता को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं इसको अच्छे से रेज कर देती हूँ। आई होप आपको मैप के थ्रू सिंधु सभ्यता का जो एक्सटेंशन है वो समझ में आ गया होगा। तो इंडस सिविलाइजेशन है हमारी, तो इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। जबकि इंडस सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसको 3-4 नामों से बुलाया जाता है। एक इसको सिंधु सभ्यता बोला जाता है, इसके नाम क्या क्या रहेंगे? एक तो इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता। एक इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। एक इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला नगर था जिसे सर्वप्रथम खोजा गया, और ये सबसे प्राचीन नगर भी आपका हड़प्पा ही रहेगा इस सभ्यता का। इसके बाद इसको हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है, हड़प्पा संस्कृति इसको बोला जाता है। तो जो आपकी सिंधु सभ्यता, इसके कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति इसको बोला जाता है।
तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कोई हड़प्पा संस्कृति बोल दे और आप सोचने लग जाओ कि ये भला कौन सी सभ्यता आ गई, कौन सी संस्कृति आ गई, तो ये आपके सिंधु सभ्यता के ही नाम रहने वाले हैं। फिर मैंने आपको जब प्रागैतिहास करवाया था तो मैंने आपको बताया था हमने इतिहास को कितने कालखंडों में बांट लिया, 3 में बांट लिया, प्रागैतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जबकि सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता रहेगी। कैसा इतिहास रहेगा इसका, आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता आपकी कौन सी रहेगी, सिंधु सभ्यता क्या रहेगी आपकी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। यानी कि आधा ऐतिहासिक, यानी कि जैसे कि कुछ तो प्रागैतिहास के गुण थे और कुछ इसमें ऐतिहासिक काल के गुण रहेंगे। यानी कि अभी इनका हमने डिफरेंस क्या किया था कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम किसको जानते हैं, प्रागैतिहास को जानते हैं। आद्य इतिहास को हम कैसे जानते हैं कि कुछ साक्ष्य तो हमें लिखित में प्राप्त हुए और कुछ साक्ष्य हमें पुरातात्विक मिले हैं। जब आप ऐतिहासिक काल पढ़ते हो तो उसमें क्या आएगा, आपके सारे साक्ष्य ही लिखित हो जाएंगे। तो इसमें कॉमन डिफरेंसेस था। जब आपकी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता आपकी रहेगी, कौन सी, सिंधु सभ्यता रहेगी। एक इसको जो सिंधु सभ्यता है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है। कैसी सभ्यता बोला जाता है इसको, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या था, कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा था। कांस्य धातु प्रकाश में चूंकि जिसे कांसा भी बोला जाता है। क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। एक क्वेश्चन ये बनता कि कांसा कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, कांसा कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण रहेगा, टीन और तांबा। टीन प्लस तांबा आपका क्या बनाएंगे, कांसा बनाएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता था, कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता था। इसके साथ साथ इसको ताम्रकालीन सभ्यता भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको, ताम्रकालीन सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता भी किसको बोला जाता था, सिंधु सभ्यता को बोला जाता था। अब जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता के नाम पढ़े, फिर इसको और किन किन नामों से बुलाया जाता था, कैसे सभ्यता रहेगी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। तो फिर हमें इसका काल देखना कि ये सभ्यता का जो काल रहा वो क्या रहा, इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, इसका काल क्या रहेगा, समय काल जिसे आप बोलेंगे। तो इसका समय काल आपका रहेगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मैंने पिछले वीडियो में आपको BC AD और सेंचुरी की कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दी थी। तो BC किसके लिए यूज होता है, ईसा पूर्व के लिए यूज होता है, बिफोर क्राइस्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता है इसका काल क्या रहेगा, 2350 से 1750 रहेगा। वैसे बहुत से जो आपके पुरातत्वविद हुए हैं या फिर प्राचीन जो ऐतिहासिक जो चीज़ें इकट्ठे करते हैं उन्होंने क्या किया, इसके डिफरेंट मांगे, इसका काल किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। लेकिन जो आपकी कार्बन विश्लेषण पत्ती है, साइंस की एक पत्ती है C14, जिसे कार्बन विश्लेषण पत्ती भी बोलते हैं, इससे इसका श्रेयमान्य काल क्या निकाला गया, 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी गई। कौन सी, सिंधु सभ्यता का समय काल क्या रहेगा, 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहेगा। लगभग 4700 साल पहले ये सभ्यता थी। लगभग कितने साल पहले थी ये, 4700 साल पहले की ये सभ्यता रहेगी। मैं आपको इसमें जितना भी करवाऊंगा आपका सारा डेटा NCERT से लिया गया है, क्योंकि NCERT का डेटा आपके हर एग्जाम में क्या रहेगा, मान्य रहेगा। तो कितने साल पुरानी रहेगी, 4700 साल पुरानी ये सभ्यता आपकी रहेगी। तो हमें इसका काल किस चीज़ से पता चला, C14 कार्बन विश्लेषण पत्ती के थ्रू हमें इसके बारे में पता चला है। तो इसके बाद जो आपका रहेगा इसका विस्तार में एक बार आपको बता दूँ। इसके बाद जो आपका वैसे मैंने मैप करवाया उसमें ही बताया है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके पॉइंट्स क्लियर करवा दूँ। देखो आपके सिंधु सभ्यता का एरिया कितना था, यानी कि क्षेत्रफल कितना था आपका, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या था, सिंधु सभ्यता का एरिया था। लगभग कितना था, 13 लाख, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका नॉर्थ पॉइंट क्या रहेगा, यानी कि उत्तरी बिंदु क्या था इसका, मांडा। साउथ पॉइंट क्या रहेगा, दैमाबाद। और जो आपका ईस्टर्न पॉइंट रहेगा ये रहेगा आलमगीरपुर, जो कि आपका कहाँ स्थित रहेगा, यूपी में स्थित रहेगा। और जो आपका वेस्टर्न पॉइंट था वो था आपका बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। तो यानी कि इतने मतलब कि इनके बिंदु थे, जैसे कि उत्तर में यहाँ पे मांडा हो गया, यहाँ पे साउथ में दैमाबाद होगा, यहाँ पे आलमगीरपुर होगा और यहाँ पे
आपका बलूचिस्तान हो गया। तो इस तरह से आपके मुख्य बिंदु थे इस सभ्यता के, यानी कि इनका विस्तार क्या क्या था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इस सभ्यता के बारे में हमने ये तो पता लगा लिया किसको किस नाम से जाना जाता है और किसका काल क्या रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई इसके बारे में हमें कैसे पता चला, किसने हमें इसके बारे में बताया, किसके थ्रू हमें पता चला। तो उन इंसानों के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में जिसने पता लगाया था वो था चार्ल्स मैसन। कौन सा व्यक्ति रहेगा आपका? चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में पता लगाया था। चार्ल्स बेसन ने क्या था इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? चार्ल्स बेसन ने। कब लगाया था? 1826 में, यानी कि 1826 में यह सभ्यता के बारे में किसने बताया? सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। बेसन नहीं आएगा, मैसन आएगा। चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में बताया था 1826 में, लेकिन उसने इतने अच्छे से नहीं बताया। वैसे थोड़ा थोड़ा बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन कोई नाम नहीं दिया और इसका सर्वेक्षण अच्छे से नहीं किया। तो सबसे पहले किसने पता लगाया? चार्ल्स मैसन ने लगाया सर्वप्रथम। इसका पता लगाया चार्ल्स मैसन ने कब? 1826 में। इसके बाद इसकी पुस्तक पूछी जाती है। चार्ल्स मैसन की एक पुस्तक रहेगी, उससे क्वेश्चन पूछा जाता था। इसकी पुस्तक क्या रहेगी? इसकी पुस्तक रहेगी आपकी नरेटिव ऑफ जर्नीज। नरेटिव ऑफ जर्नीज, यानी कि जो आपकी यात्राओं का वृत्तांत, हिंदी में क्या रहेगा? यात्राओं का वृत्तांत, और ऐसे इंग्लिश में इसका नाम क्या रहेगा? नरेटिव ऑफ जर्नीज। तो ये पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स मैसन ने लिखी। तो इसका नाम ऑलरेडी पता लगा सकते हैं कि ये बुक इंग्लिश में ही लिखी होगी। इसका नाम क्या रहेगा? नरेटिव ऑफ जर्नीज। इंग्लिश में रिटर्न मिलेगी जो ये बुक आपकी, क्योंकि आपको पता है इसका पता किसने लगाया? चार्ल्स मैसन। तो इसको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बंदा इंडिया का नहीं था। इसके बाद जो दोबारा पता लगाया इसके बारे में थोड़ा सा और आगे इस चीज़ को बढ़ाया 1856 में। 1826 में तो चार्ल्स मैसन ने थोड़ा बहुत बता दिया। अब 1856 में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। तो 1856 में क्या हुआ, क्योंकि उस समय में पता कि राज किसका चल रहा था भारत पर? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था? हम सबको पता कि अंग्रेजों ने भारत में रेल व्यवस्था का विकास किया था, क्योंकि उन्हें माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था। तो उस समय क्या था? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवानी थी। किसको? अंग्रेजों को। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवानी थी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कराची की जगह मुल्तान लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? मुल्तान शहर लिखा हुआ मिलेगा। तो कंफ्यूज इसमें भी नहीं होना आपको। तो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछानी थी, और इसका जिम्मा किसको दिया गया? विलियम बंधुओं को दिया, बर्टन बंधुओं को दिया गया। इसका जिम्मा किसने लिया रेलवे लाइन बिछाने का? बर्टन बंधु, यानी कि दो भाई थे बर्टन। कौन कौन से रहेंगे? एक तो आपका रहेगा विलियम बर्टन और एक रहेगा जेम्स बर्टन। कौन कौन से रहेंगे? विलियम बर्टन, दो भाई थे ये, और दूसरा रहेगा आपका जेम्स बर्टन। तो इन्होंने क्या किया था भाई? रेलवे लाइन बिछाने का इन्होंने क्या लिया था? जिम्मा ले लिया था। यानी कि ये ठेकेदार थे। जैसे कि आज के टाइम पर कोई इमारत बनानी होती है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, तो हम ठेका दे देते हैं कि भाई ठेकेदार ये सारा काम करवाएगा। तो इन्होंने भी क्या लिया था? रेलवे लाइन बिछाने का ठेका लिया था। किसने? विलियम बंधुओं ने लिया, बर्टन बंधुओं ने लिया था। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक। तो जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इनको रास्ते में, जैसे कि रेलवे लाइन यहाँ से बिछानी है, तो क्या था, जब वहाँ से रेलवे लाइन के लिए थोड़ी थोड़ी खुदाई करे तो इनको बहुत ईंटें मिली। क्या मिली? बहुत सारी ईंटें मिली इनको पूरे रास्ते में। तो इन्होंने क्या किया? ईंटें क्या थी? बहुत अच्छी किस्म की ईंटें थी। क्या थी? बहुत अच्छी किस्म की ईंटें थी। तो इन्होंने क्या किया? ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता भी हो सकती। ठेकेदार थे, अपना फायदा देखना था। तो इन्होंने क्या किया? उन सारी ईंटों का यूज कहाँ कर लिया? रेलवे लाइन बिछाने में इन्होंने सारी ईंटें यूज कर दी। जितनी भी इनको ईंटें मिली, क्या मिली थी? ईंटें। इनका क्या कर लिया? इन्होंने यूज कर लिया रेलवे लाइन बिछाने में। ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे सभ्यता हो सकती, क्योंकि इनको अपना फायदा देखना था। अब इन ईंटों का यूज नहीं करते तो क्या करते? इनको और लेके आनी होती, इसमें इनका पैसा लगता। तो इन्होंने क्या किया? अब ईंटें अच्छी किस्म की मिल ही रही, तो उसी से इन्होंने क्या करते? रेलवे लाइन बिछा दी। तो इसके बाद इन्होंने भी इसके ऊपर कोई फोकस नहीं दिया। फिर एक और 1856 में एक व्यक्ति आया आपके, एक कनिंघम, जिसका मैंने प्रागैतिहासिक वाले वीडियो में भी जिक्र किया था। एक कनिंघम क्या थे? प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक थे। कौन थे? एक कनिंघम। इसका पूरा नाम क्या रहेगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्होंने क्या किया?
इन्होंने भी मतलब कि सभ्यता के बारे में कुछ कुछ पता लगा, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इनको लगा कि जो हमारा इतिहास है, जो भारतीय इतिहास वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वैदिक सभ्यता से शुरू हो रहा है, इनकी आर्यों के साथ इतिहास की शुरुआत हो रही है, तो उससे पहले कोई सभ्यता हो सकती है, इसका इन्होंने आइडिया नहीं लगाया और इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किसने? एकनिंगम ने। इसके बाद जब विशेष ध्यान दिया, इस सभ्यता को पूरी तरह से प्रकाश में लाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद मतलब कि ये 3 बंदे आए, इनको थोड़ा थोड़ा पता लगा, लेकिन इन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो अब ये सभ्यता प्रकाश में कैसे आई, कब आई, इसके बारे में भी डिस्कस करना। तो ये आई 1921 में। 1921 में बंदा हुआ दयाराम साहनी। कौन सा इंसान रहेगा आपका? दयाराम साहनी। ये इंडियन था आपका। तो इसने सबसे पहले खुदाई की थी हड़प्पा की। कहाँ की खुदाई की? इसने हड़प्पा की खुदाई की। और किसके नेतृत्व में की? जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसने हड़प्पा की खुदाई की। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। अंग्रेज अधिकारी थे उस टाइम पे, कौन? जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? हड़प्पा की खुदाई की और इन्हें कुछ चीजें वहां पर मिली। तो इस तरह से सबसे पहले जो प्रकाश में स्थल आया था वो आपका हड़प्पा ही रहेगा। तो इस तरह आपकी सभ्यता प्रकाश में आए। तो जो आपके सिंधु सभ्यता है, इसका सबसे बड़ा स्थल भी क्या रहेगा? हड़प्पा रहेगा। सबसे बड़ा स्थल इसका क्या रहेगा आपका? हड़प्पा रहेगा। और हड़प्पा में कौन सी जगह रहेगी? भिंडराना। भिंडराना एक जगह है हड़प्पा में, वो इसकी सबसे पुरानी जगह मानी जाती है। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीनतम सिंधु सभ्यता का स्थल क्या रहेगा, अगर हड़प्पा आता है तो आपको हड़प्पा के साथ जाना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हड़प्पा भी मिल रहा है और भिंडराना भी मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको हड़प्पा के साथ नहीं जाना, आपको फिर प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? भिंडराना को देनी पड़ेगी, क्योंकि हड़प्पा में सबसे प्राचीन स्थल आपका क्या रहेगा? भिंडराना रहेगा। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई कौन से स्थल थे, कब उनकी खुदाई और किसने वो खुदाई की। तो बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, बहुत लाजमी आपका ये टॉपिक रहने वाला है। तो अब इसको हम एक थोड़ी सी टेबल के थ्रू ही करेंगे। यहाँ पे आपके रहेंगे प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के बाद यहाँ पे आपके रहेंगे उत्खनन करता, यानी कि जिसने इन स्थानों के बारे में पता लगा, जिसने इनकी खुदाई की, उत्खनन करता। फिर कौन से साल की, फिर कौन सी नदी थी, फिर स्थान कौन सा था भाई, और फिर इन्हें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, जो आपको अवशेष प्रातात्विक साक्ष्य जो है वो इनको कौन कौन से मिले। तो स्टार्टिंग से करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहला स्थल रहेगा आपका हड़प्पा, जो कि प्रकाश में है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की हुई। तो सबसे पहला नंबर किसका रहा? हड़प्पा का रहा। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। कब की? 1921 में की। 1921 में। कौन सी नदी थी? रावी रिवर। तो मैंने बताया था जब मैंने आपके थ्रू करवाया था कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? आपका रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित रहेगा। रिवर क्या रहेगी? रावी। और स्थान उस टाइम पे क्या रहेगा? ये मोंटगोमरी। हड़प्पा कौन सी जगह पे? हड़प्पा तो एक छोटी सी जगह होगी, मान लो हड़प्पा ये है। तो ये भाई किस प्रांत के, कौन सा प्रांत लग रहा है, कौन सा जिला लग रहा है? तो ये क्या रहेगा? तो ये यहाँ पे था मोंटगोमरी। मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित रहेगा। अभी हाल में पाकिस्तान में, उस टाइम पे क्या था? पूरा इंडिया का ही पोर्शन रहेगा। तो यहाँ से इसको क्या क्या मिला? एक तो इसको मिला इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी, एक श्रृंगी पशु मोरों पर, क्योंकि उस टाइम पे मोरे थी, मोरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित किया गया था। और एक इसको अनागार मिला, यानी कि जो आपका जहाँ पे अनाज का भंडारण होता है वो इसको वहाँ पे उसके साक्ष्य इनको मिले। तो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? एक तो इसको मोरों पर एक श्रृंगी पशु मिला, एक गाड़ी मिली और अनागार मिली। तो ये हड़प्पा के दयाराम साहनी ने की 1921 में रावी रिवर, मोंटगोमरी स्थान, और ये चीज इसको मिली। और किसके नेतृत्व में? हड़प्पा की खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था हमारा मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। वो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। दूसरा स्थान था यह हड़प्पा का जिसकी खुदाई हुई, राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की। राखलदास बनर्जी ने किसने की? राखलदास बनर्जी ने। इन्होंने भी किसके नेतृत्व में खुदाई की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों ने किसके नेतृत्व में खुदाई की है? उसके जॉन मार्शल के नेतृत्व में की है। कौन कौन से स्थान? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही बहुत ही मुख्य स्थल रहने वाले इस सभ्यता के। कब की? 1922 में, यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने की, राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। कहाँ की? सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, सिंधु नदी। तो इससे पता चल रहा है आपको, मैंने मैप में भी बताया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित रहेगा? सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो स्थित रहेगा। तो इसमें स्थान कौन सा रहेगा भाई? 1922 में सिंधु नदी के किनारे की, लेकिन मोहनजोदड़ो कौन से प्रांत में स्थित है? तो ये भी तो पता लगाना है। तो ये स्थित है लरकाना, लरकाना। और लरकाना कहाँ स्थित रहेगा? आपका पाकिस्तान में स्थित रहेगा। तो अब आज के टाइम में, आगे टाइम पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान कहाँ स्थित रहेंगे? आपके पाकिस्तान में स्थित रहेंगे। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनते कि हड़प्पा भारत में या फिर पाकिस्तान में, या फिर मोहनजोदड़ो भारत में है या फिर पाकिस्तान में स्थित रहेगा। तो इस पे हमें क्या क्या मिला? एक तो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति, किस चीज की बनी थी? नर्तकी की मूर्ति, कांस्य मूर्ति थी ये, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। एक यहाँ से स्नानागार मिला, ग्रेट बात। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसकी नगरीय योजना करेंगे। स्नानागार मिला है किसका? एक सूती वस्त्र यहाँ से मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये आपको मिले हैं सारे के सारे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये आपको कहाँ से मिला है? सारा मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल था, यानी कि 1921-22 में 2 साल लगातार खुदाई हुई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो बड़े स्थल सिंधु सभ्यता के सामने आ चुके। अब जब खुदाई हुई तो वो हुई 1931 में, यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के 9 साल बाद तो हुई 1931 में। और कहाँ की हुई है खुदाई? ये खुदाई हुई है चनहुदड़ो की। कौन सा स्थान रहेगा आपका? चनहुदड़ो। कब हुई? 1931 में हुई। और किसने करवाई चनहुदड़ो की खुदाई? चनहुदड़ो की खुदाई करवाई NG मजूमदार ने। किसने? NG मजूमदार। NG मजूमदार ने क्या करवाया? आपकी चनहुदड़ो की खुदाई करवाई। कब करवाई? 1931 में। फिर भाई चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? तो चनहुदड़ो रहेगा सिंधु नदी के किनारे स्थित रहेगा। आपका चनहुदड़ो कहाँ स्थित रहेगा? सिंधु नदी के किनारे ये स्थित रहेगा। और क्षेत्र क्या रहेगा? सिंध। तो सिंधु नदी से सिंध क्षेत्र आप याद कर सकते हो। और सिंध कहाँ स्थित रहेगा? पाकिस्तान में स्थित रहेगा। एक हमें पता होना चाहिए, जो सिंधु नदी उसका ज्यादातर पोर्शन क्या आपका पाकिस्तान में है। सिर्फ आपका जो सिंधु नदी है उसका उद्भव जो है वो आपका जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा, लेकिन पूरी नदी जो बहती है अरब सागर तक, जो इसकी लंबाई है वो सारी पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाली है। तो इसके बाद यहाँ से हमें मिला कहते हैं, यहाँ से हमें जो चीज मिली है वो मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने। तो इसके साक्ष्य मिले कि भाई यहाँ पे क्या था? मन के बनाने के कारखाने थे। जो चनहुदड़ो आपका इस सभ्यता का सबसे छोटा स्थल रहेगा, सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और यहाँ के तकरीबन जितने भी परिवार थे उसका अगर 100% माने तो उसमें से 90 to 95% जो फैमिलीज थी वो क्या थी? शिल्पकार थी, यानी कि शिल्प का काम करते थे। शिल्प नगरी थी ये आपकी सिंधु सभ्यता की। कौन सी? चनहुदड़ो। क्या मिला? मन के बनाने के कारखाने यहाँ से उनको मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चनहुदड़ो के बाद जो खुदाई हुई कालीबंगा की हुई, कालीबंगा। और ये खुदाई किसने करवाई? बीबी लाल और बीके थापर ने। बीके थापर ने दो हुए। कौन कौन से? बीबी लाल और बीके थापर ने कहा की खुदाई करवाई, कालीबंगा की खुदाई करवाई। कहाँ से? कब करवाई? 1953 में। कब करवाई? 1953 में। यहाँ पे तो काफी इयर्स का गैप आ चुका है। तो कहाँ है आपका कालीबंगा स्थित? कहाँ रहेगा? कालीबंगा आपका स्थित रहेगा घग्गर नदी के किनारे। जो आपकी प्राचीन सरस्वती नदी है घग्गर, उसके किनारे आपका क्या रहेगा? कालीबंगा स्थित रहेगा। तो ये कहाँ पे है कालीबंगा? श्री गंगानगर राजस्थान में आपका स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित रहेगा? श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित रहेगा। नदी कौन सी रहेगी? घग्गर, यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी।
तो यहाँ से हमें क्या मिला है, जो आपका क्या है ये कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें जो मिला है वो मिला है हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। एक अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड भी जिसको हम बोलते हैं, अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। और कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं हमें कहाँ से, कालीबंगा से। गेहूं और चावल की कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको, कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा खुदाई बीबीलाल बीके थापर ने 1953 में करवाई। घग्गर नदी के किनारे स्थित रहेगा श्री गंगानगर में। जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं अग्नि वेदिका में। और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के खिलौने। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कालीबंगा के बाद, कालीबंगा के बाद आपका रहेगा कोटदीजी। क्या रहेगा, कोटदीजी या फिर सुरकोटदा जिसको हम बोलते हैं, कोटदाजी। इसकी खुदाई करवाई फजल अहमद ने। किसने करवाई, फजल अहमद ने। फजल अहमद ने इसकी खुदाई करवाई 1953 और 54 के बीच में, यानी कि पूरा एक साल लगा इनको। 1953 to 54 में इसने कोटदीजी की खुदाई करवाई। तो कोटदीजी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित रहेगा। कौन सी नदी, सिंधु। और कहाँ स्थित रहेगा, खैरपुर पाकिस्तान में। जगह कौन सी रहेगी, खैरपुर। और खैरपुर स्थित कहाँ रहेगा आपका, पाकिस्तान में स्थित रहेगा। और इसको यहाँ से मिला क्या, जो आपका कोटदाजी है, इससे इसको यहाँ पे क्या मिला, पत्थर के बनागर मिले एक तो। और एक इसको घोड़ों के अवशेष मिले यहाँ से, घोड़ों के अवशेष। तो कोटदीजी की फजल अहमद ने 1953 to 54 में इसकी खुदाई करवाई है इसने। और इसको यहाँ से सिंधु नदी रहेगी, इसकी खैरपुर पाकिस्तान में स्थित रहेगा। और पत्थर के बनागर और घोड़ों के अवशेष इसको यहाँ से मिले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हैं वो हम करेंगे कोटदीजी के बाद आपके आएंगे रंगपुर की। कोटदीजी के बाद आपका क्या रहेगा, रंगपुर रहेगा। रंगपुर 6th है आपका रंगपुर। रंगपुर की करवाई भाई रंगनाथ राव ने। रंगपुर रंगनाथ राव याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। रंगपुर की किसने करवाई, रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई। किसने करवाई, रंगनाथ राव ने रंगपुर की खुदाई करवाई। कब करवाई, 1953 to 1954, 1953 से 54 में इसकी खुदाई करवाई रंगपुर की रंगनाथ राव ने। और कौन सी नदी रहेगी रंगपुर की, आपकी मादर रिवर रहेगी। कौन सी रहेगी, मादर। और स्थित कहाँ रहेगा ये, काठियावाड़ गुजरात में स्थान स्थित रहेगा। काठियावाड़ गुजरात, और जो कहाँ है, भारत में स्थित रहेगा। और यहाँ से हमें मिला क्या, जो आपका रंगपुर है, यहाँ से आपको क्या मिला, चावल और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले। किसके, चावल वह गेहूं की खेती के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले। खेती के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रंगपुर के बाद आएगा वो है रोपड़। इसको साफ कर लेते हैं। रंगपुर के बाद रोपड़ आएगा। इसके बाद आपके इस तरह बनावली और मीठाखल वगैरह आएंगे, तो बिल्कुल आराम से करेंगे। लोथल भी आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं रंगपुर के बाद कौन सा आ रहा है, रोपड़। बिल्कुल सीरीज में करवा रहे कि भाई खुदाई शुरू से लेकर अंत तक कब तक रहेगी। तो इसके बाद आपका रोपड़। रोपड़ की करवाई यजदत्त शर्मा ने। यजदत्त भी बोलते कुछ लोग इसको, यजदत्त शर्मा, मैं तो यजदत्त बोलती हूँ। कब करवाई, 1955 में, 1955 में यहाँ की खुदाई करवाई। तो रंगपुर कौन सी नदी रहेगी, सतलुज नदी। मैंने जब एक्सटेंशन मैप के थ्रू करवाया था तो उसमें मैंने सारे स्थानों का एक्सटेंशन बताया था कौन सी नदी के किनारे रहेंगे। तो ये कौन सी नदी रहेगी, सतलुज नदी रहेगी। और ये कहाँ स्थित रहेगा, पंजाब में ये स्थित रहेगा आपका रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित रहेगा, पंजाब में आपका स्थित रहने वाला है रोपड़। तो यहाँ से आपको क्या मिला, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले, दफनाने के साक्ष्य। इसके बाद जो रोपड़ के बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है हमारा लोथल। कौन सा रहेगा, लोथल। लोथल की करवाई रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने दो जगह की करवाई, रंगपुर की और लोथल की।
कब करवाई? 56 में, 1956 में इसकी खुदाई करवाई लोथल के रंगनाथ राव ने। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? आपका भोगवा रिवर। भोगवा नदी कहाँ रहेगी? आपकी गुजरात में रहेगा। गुजरात कहाँ रहेगा? आपका भारत में रहेगा, गुजरात लोथल में। तो यहाँ से क्या मिला? तो आपको बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले। बंदरगाह यहाँ पे मिली है लोथल में। एक आपको यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? माप तोल की प्रणाली से क्या थे? परिचित थे। हाथी दांत का पैमाना आपको यहाँ से मिला है। ये इसकी जो मेन चीजें थी जो हमें यहाँ से मिली। इसके अलावा यहाँ से नाव भी मिली है। और लोथल आपका शहर ऐसा था जो सिंधु सभ्यता के वैसे सारे शहर ग्रिड शैली में निर्मित थे, लेकिन लोथल क्या था? आपका ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बनावली है, बनावली। बनावली की खुदाई करवाई आर.एस. बिष्ट ने। किसने करवाई? आर.एस. बिष्ट ने आपकी खुदाई करवाई कहाँ की? बनावली की। कब करवाई? आपकी बनावली की खुदाई करवाई गई है 1974 में। 1974 में करवाई। कौन सी नदी? प्राचीन सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी हम इसको बोल सकते हैं। स्थित कहाँ रहेगा? हिसार हरियाणा में। तो ये आपका HSSC के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिसार हरियाणा में आपका क्या रहेगा? बनावली स्थित रहेगा। तो बनावली से आपको मिला क्या? बनावली से आपको मिला मिट्टी से बना हल। क्या मिला? हल मिला। वो किस चीज से बना? मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से बना हल आपको यहाँ से मिला बनावली से। तो बनावली आपकी कहाँ स्थित रहेगी? हरियाणा में स्थित रहेगी, हिसार में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है शिवालय गांव। 10वां है जो आपका शिवालय गांव। ये शिवालय गांव है, इसकी खुदाई करवाई डॉक्टर सूरजवार ने, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। किसने? डॉक्टर सूरजवार ने इसकी खुदाई करवाई 1968 में। कब करवाई? 1968 में इसकी खुदाई करवाई गई। घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित रहेगा, हिसार हरियाणा में ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया क्योंकि हिसार हरियाणा में स्थित रहने वाले। यहाँ से आपको क्या मिला है? एक आपको मिला यहाँ से तांबे का गंडासा, जो तांबे के हत्थे का गंडासा यहाँ से मिला है। तांबे के हत्थे का गंडासा यहाँ से आपको मिला है। कहाँ से? शिवालय गांव से, जो कि आपका हिसार हरियाणा में स्थित रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ से राखी गड्ढी। कौन सा स्थल रहेगा? राखी गड्ढी। और राखी गड्ढी बहुत जरूरी रहेगा, ये आपका सबसे बड़ा स्थल रहेगा। राखी गड्ढी आपका क्या रहेगा? सबसे जो आपका हड़प्पा का सबसे जो बड़ी सभ्यता रहेगी, यानी कि जो सबसे बड़ा स्थल आपका क्या रहेगा? राखी गड्ढी रहेगा। तो राखी गड्ढी की खुदाई करवाई अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र नाथ ने 1964 में इसकी खुदाई करवाई गई। कहाँ स्थित रहेगा? घग्गर नदी। तो क्या हरियाणा में जितने भी स्थल मिले वो सारे ही घग्गर नदी के किनारे स्थित रहेंगे। और गांव या फिर एक काम पे स्थित रहेगा जो आपका गांव या राखी गड्ढी, हिसार हरियाणा में ये स्थित रहेगा आपका राखी गड्ढी। और यहाँ से आपको क्या मिला? मृतक के सिर के पीछे बर्तन मिले, यानी कि मरे हुए इंसान का कंकाल मिला, उसके पीछे उसका जो सिर है उसके पीछे क्या रखे हुए थे? बर्तन मिले। मृतक के सिर के पीछे बर्तन। बर्तन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? राखी गड्ढे से मिले। इससे क्या पता चलता है कि जो आपके सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो अंधविश्वासी थे, क्योंकि जादू टोनों में विश्वास भी रखते थे। अंधविश्वास था, उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी इंसान क्या करता है? अब जो डेली यूज की चीजें होती है जैसे बर्तन होता है उनका यूज करता था। इसलिए यहाँ पे क्या मिला? मृतक के सिर के पीछे बर्तन मिले कि भाई मरने के बाद भी ऐसी चीजों का यूज कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? एक तो सिंधु सभ्यता का एक इंट्रोडक्शन, उसका एक्सटेंशन क्या रहा, उसके नाम क्या रहे, किस तरह से मतलब कि ये प्रकाश में आए। और फिर अब हमने जो डिस्कस किया वो इसके प्रमुख स्थल रहेंगे, जो प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के रहे हैं वो डिस्कस हमने किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। जो नेक्स्ट वीडियो हमारे सिंधु सभ्यता की बनेगी उसमें हम इनका जनजीवन का रहा, चाहे वो सामाजिक रहा, चाहे आर्थिक रहा, चाहे धार्मिक, वो हम सारा डिस्कस करेंगे एक वीडियो में और हमारा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।